हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में बात करने वाले हैं भृत्य भर्ती परीक्षा 2022 का संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है। और यह वीडियो का भाग 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आज के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो फिर 35 दिन शेष है यह परीक्षा होने में। ठीक है, तो फिर आप जो है जितना हो सके आप तैयारी करते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं, आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देख लेते हैं कि भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे लंबी मालवाहक ट्रेन का नाम क्या है। तो जो ऑप्शन दिया है वो जो कई लोग जो कमेंट किए हैं बिल्कुल सही है। इसका आंसर आ जाएगा वासुकी। वासुकी नाम है उसका। और यह जो है छत्तीसगढ़ में चलने वाली देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसमें 295 वैगन जिसमें 295 वैगन थी और साथ में 6 इंजन इन्होंने खींचा है। ठीक है, 295 वैगन को 6 इंजन ने खींचे हैं। और साथ ही इसमें 27,000 टन कोयले की क्षमता धारण किए थे कोयले, जो कि 11 घंटे में 267 किलोमीटर का सफ़र किया है। और इसका लंबाई कितना है कुल मिलाकर 3.5 किलोमीटर। अब कहा जाता है कि एक स्टेशन को पार करने में लगभग 4.5 मिनट से 5 मिनट का समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले अत्यंत प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में विजेता निम्न में से कौन है। तो कौन है 2022 में विजेता। हालांकि यह 2022 में दिया गया है, लेकिन इसका जो है उल्लेख 2021 का है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दामोदर मौजो। दामोदर मौजो इसका आंसर रहेगा। जो है 97वां पुरस्कार दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और जो इसकी स्थापना है मई 1961 में किया गया, तथा इसका जो प्रथम पुरस्कार है वह 1965 में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने कब से लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार की कृषि है, जैसे कि अभी जो मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है। तो कब दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा जनवरी 2021 में दिया गया है। पलास, कुसुम, बेरी के वृक्षों में इसकी खेती की जाती है। और जो है 18 जनवरी 2021 को इसे आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड में सम्मानित भूलन द मेज संदर्भित तथ्य है। तो यहाँ पर जो 4 तथ्य दिए गए हैं उसको पहले समझ लेते हैं। इसके निर्माता कौन है, मनोज वर्मा, जो कि निर्माता और निर्देशक हैं। बिल्कुल सही बात है। ओमकार दास मानिकपुरी, जो कि अभिनेता का काम किया है, ये भी सही है। संजीव बख्शी, जो कि भूलन कांदा उपन्यास के लेखक हैं। तो भूलन कांदा जो उपन्यास है इसी पर आधारित है यह पिक्चर। तो कुल मिलाकर जो है इसका आंसर आ जाएगा 4th। उपरोक्त समस्त तथ्य संदर्भित है। दोस्तों, यहाँ जो भूलन कांदा है वहाँ छत्तीसगढ़ को नेशनल फिल्म अवार्ड के रूप में क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में श्रेष्ठ पिक्चर माना गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर हस्तशिल्प को संरक्षित और संवर्धन करने के लिए स्थापना की गई है। तो बस्तर के जो हस्तशिल्प है और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त और जो शिल्प है जिसको संरक्षित करना है, संवर्धन करना है, उसके लिए क्या स्थापना की गई है, इसका आंसर आ जाएगा कलागुड़ी। कलागुड़ी की स्थापना की गई है बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, वहाँ छत्तीसगढ़ के जो यात्रा पर आए थे, छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे, तो वहाँ किस राजवंश के समय आया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पांडुवंशी। पांडुवंश की जो शासन थे उस समय कौन था, जो है महाश्रीगुप्त बालार्जुन। महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आया था। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है CUK में इसका उल्लेख किया है, छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है। तो छत्तीसगढ़ को वहाँ किस नाम से बताया है, कियासालो। कियासालो कहा है। और 639 ईस्वी में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति देने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम रियासत है। तो दोस्तों देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो फिर सरदार वल्लभ भाई का क्या काम था कि देश के जितने भी रियासत थी 565 रियासतों को एकीकरण करना है। उसमें से छत्तीसगढ़ का 14 रियासत हैं। तो 14 रियासतों में खैरागढ़ एक ऐसा रियासत था जिन्होंने सर्वप्रथम स्वीकृति दिया था कि हम लोग जो है भारतीय संघ में विलय करेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 1939 को भारत संघ में विलय किया गया। और केंद्रीय लेवल पर नेतृत्व किसने किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया है। और छत्तीसगढ़ में जो उसके सहयोगी कौन हुए हैं, इसका आंसर यहाँ पर सुधार लेना, पंडित रविशंकर शुक्ला है। पंडित रविशंकर शुक्ला जो कि सरदार पटेल का सहयोग किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि अंकों में थोड़ा सा डिफरेंट होने से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है तो इसका अक्षांश कौन सा है, ये वाला जो पार्ट है वह अक्षांश है और देशांतर ये वाला है, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि छत्तीसगढ़ की राज्य की जो स्थिति है वहाँ उत्तरी अक्षांश के मध्य है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रथम आ जाएगा। 17° 46 से 24° 5 अक्षांश है, तो 17° यहाँ पर आ जाएगा, 17° 46 से, और 24° 5 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछता है कि इसका जो देशांतर रेखा है उसको बताना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि 80° 15 से 84° 24 देशांतर है, तो 80° 15 किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, 80° 15, और इधर आ जाएगा 84° आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति द्वारा चैत मास पूर्णिमा का नृत्य है, तो उरांव जनजाति द्वारा जो है चैत मास में जो पूर्णिमा के दिन नृत्य करता है वह कौन सा नृत्य है, इसका आंसर आ जाएगा सरहुल नृत्य करता है। ये लोग जो है, इन लोगों को प्रमुख देवता कौन है, सरना देवी हैं, तो सरना देवी के सामने जो साल वृक्ष के फूल लगने के उपलक्ष्य में सरहुल नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उपन्यास चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो लेखक है, उपन्यासकार है, कहानीकार है, तो जो भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी तमाम जो रचनाकार हुए, कहानीकार हुए, उन लोगों को बारे में आप लोगों को पूरा बताऊंगा मैं उस वीडियो में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है, चंदा अमृत बरसाइस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लखनलाल गुप्त है, इसके लेखक है लखनलाल गुप्त हैं। अब लखनलाल गुप्त यहाँ पर आ गया तो इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से इन्होंने रचना किया है उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि समझौती के बेरा, बेटी के मंसूबा और बर की खोज, उसके बाद है सरग ले डोला आइस, हाथी घोड़ा पाल की, सोन पाल, सुरता के सोन किरण, सुआ हमर संगवारी। तो ये जो है जितने भी है वहाँ इसकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो पुनर्विवाह की जो पद्धति है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है चूरी पहिरई। जो चूरी पहिरई है यानी कि एक बार घर में बैठ गए हैं तो उसको फिर से विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बैल की पूजा कब होती है। तो छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है मिट्टी की बैल बनाकर उसकी पूजा करना है, तो कब होती है, इसका आंसर जाएगा पोला, पोला तिहार के दिन होता है। और यहाँ जो है भादों के अमावस्या को पूजा किया जाता है, भादों के जो अमावस्या है उसमें पोला तिहार मनाया जाता है जिसमें बैल की पूजा की जाती है। और कौन लोग करते हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि घर की जो बेटी जो ससुराल चली गई हैं वो लोग आते हैं तीजा पोला में, तो वही लोग करते हैं इसका पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक व्यंजन है फरा और मुठिया, तो किससे बनते हैं, यहाँ पर गेहूं आटा, बेसन, चावल आटा, मैदा, तो इसका आंसर आ जाएगा चावल आटा। चावल आटा से बनाया जाता है फरा और मुठिया। अब इसमें भी थोड़ा सा बात है, फरा कब बनता है, अधिकतर दीपावली के समय बनता है ना, जब नई फसल आता है तो नया चावल से बनता है जो कि अच्छा रहता है फरा। और मुठिया, मुठिया जो है कभी भी बन सकता है, घर में अगर रात का चावल बचा हो तो फिर सवेरे मुठिया ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गम्मत क्या है। तो गम्मत क्या है, यह है एक लोक नाट्य है, गम्मत लोक नाट्य है जो कि गम्मत यानी कि व्यंग प्रसंग में ये लोग प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगर छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। जो हैंगर रहते हैं उसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, जैसे कि हैंगर क्या है, इंग्लिश शब्द है, इसमें जो है जैसे कपड़ा है ना, या फिर कुछ भी है, थैला है, उसको जो है लटका देना है। अब इसी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अरगसनी। अरगसनी जैसे कि ये दीवाल है, ठीक है, दीवाल में एक कील ठोंक दो, ये हैंगर हो गया। लेकिन अरगसनी किसे कहा जाता है, एक यहाँ पर और खिला ठोंक दो, है ना, उसके बाद इसमें रस्सी लगा दो, तो ये क्या बन गया, अरगसनी, इसमें कपड़ा सुखा देते हैं। इसके अलावा एक शब्द और बोल सकते हैं, खूंटी, खूंटी शब्द भी इसमें आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी की बड़ी बहन को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्नी की जो बड़ी बहन है उसे क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। अगर छोटी हो तो फिर वो तो साली हो गया, ठीक है, और बड़ी हो तो उसे क्या कहा जाएगा, डेढ़ सास, डेढ़ सास कहते हैं उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून के बगल में फांक निकलना क्या कहलाता है? ठीक है, जो नाखून है, अब नाखून के बगल में जैसे कि ये नख हो गया, ठीक है, बगल में अगर फांस निकल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में नखसुटी, नखसुटी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ी व्याकरण में पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा जब पूछते हैं छत्तीसगढ़ में एग्जाम में, तो ऐसे ऐसे ठेठ भाषा पूछते हैं कि समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, व्याकरण संबंधित क्वेश्चन संभवतः लगभग 10 नंबर तक आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। लमगोड़वा, मुरलीधर, चारगोड़िया और चिन्हार। इसमें से जो है लमगोड़वा जो शब्द है वहाँ कर्मधारय समास है। लमगोड़वा यानी कि मतलब क्या होगा इसका? लंबा गोड़ वाला, यानी कि लंबा पैर वाला लमगोड़वा। इसमें जो है कभी प्रथम पद, कभी द्वितीय पद या फिर कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दशावाचक शब्द नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण जितना हिंदी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनता है उतना जो है छत्तीसगढ़ी के व्याकरण में भी बनता है। और यहाँ पर बोला क्या गया है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत दशावाचक, दशा मतलब कोई भी स्थिति के बारे में बताना है, इसमें से नहीं है। तो क्या नहीं है? इसमें आंसर जाएगा खाल है। खाल है जो शब्द है नीचा शब्द है ना, तो इसमें दशा वाला ऐसा कोई शब्द नहीं बन रहा है, दशावाचक जो शब्द हो। लेकिन बाकी जैसे कि अलाल, अलाल शब्द क्या है? एक दशा को बता रहे हैं, है ना, आलसी व्यक्ति के लिए। पातर है मतलब पतला व्यक्ति के लिए, बूढ़ावा है तो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से क्या आ जाएगा? जैसे कि चारों को क्या बोला गया है कि वो है जे बोलिस वही सच हो गए। सेकंड क्या है? कहाँ गेहूँ कहूँ नहीं, का लाए कुछू नहीं। उसके बाद थर्ड क्या है? का खाबे पहली ले बता दे। और फोर्थ क्या है? ए हर मोर किताब हर है। तो इसमें से जो अनिश्चित वाचक जो शब्द है इसका आंसर आ जाएगा कहाँ गेहूँ कछू नहीं, का लाए कुछ नहीं। या मतलब है पूछ रहा है कि आप कहाँ गए थे, तो उसको पता भी नहीं है, क्या लाया उसको भी पता नहीं है, तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्नवाचक विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? इसमें से स्पष्ट पता चल रहा है जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है यही इसका आंसर है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में दिया रहता है या फिर सभी में नहीं दिया रहता तो फिर इसका आंसर आ जाता है मैं गाँव जावत हाबो। ये जो शब्द है वहाँ प्रश्नवाचक विशेषण नहीं है। बाकी जो है कौन गाँव में बिजली नहीं पहुँचे हवे, काकर किताब गंवा गे हवे, आज कते जगह में खेलबो, ये जो शब्द है वहाँ प्रश्नवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन बने हैं? इसका आंसर जाएगा आर हरि कुमार। आर हरि कुमार इसके अध्यक्ष हैं। और जो नौसेना का जो दिवस मनाया जाता है ना, प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप इसको याद रखना, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 2011 की जनगणना है उसमें भारतीय जनगणना के इतिहास में कौन से नंबर की थी? तो इसका आंसर जाएगा 15वीं नंबर की थी। देश में जो है 1872 में पहली बार गणना हुआ था लाडा मेयो के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद सेकंड कब हुआ था? यहाँ पर आ जाएगा 18। उसके बाद सेकंड हुआ था 1881 और इसी 81 के साथ जो है कंटिन्यू जो है गणना किया जा रहा है। तो उस हिसाब से 2011 का जो गणना है वहाँ 15वीं जनगणना है। और अभी 2021 में होना था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? इसका आंसर क्या जाएगा? कुएं एवं नलकूप। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप ही है। क्योंकि अगर नहर जो है सेकंड नंबर पे आता है, नहर जो है उत्तर भारत की तरफ सबसे ज़्यादा है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो दक्षिण भारत है और मध्य भारत है इसमें सबसे ज़्यादा कुएं एवं नलकूप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप है। सेकंड नंबर पर आ जाता है नहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो देश का ऐसे राज्य है जिसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, अभी किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारीय आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो देश में एक आयोग बना था जिसने जो है रिपोर्ट पेश किया था, सरकारीय आयोग की रिपोर्ट है ना। तो वह किससे संबंधित है, इसका आंसर आ जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसका आंसर आ जाएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन बताया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत के जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं पर लिखे गए कुछ भी कविता, उपन्यास जो भी हो उसी के तहत इसको मिला जाता है, उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्न में से कौन सी राशि जो है निधि पर भारित होते हैं। तो कौन सी निधि पर भारित होते हैं, यानी कि जैसे कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय कहाँ पर है, बिलासपुर है, तो वहाँ के जो न्यायाधीश है उन लोगों को वेतन कहाँ से दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, संबंधित राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है उच्च न्यायालय, वहाँ के जो न्यायाधीश है उन लोगों को सिंचित निधि से ही दिए जाते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है 2-4 साल के बाद या 5 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, कोई मध्य प्रदेश चला गया, कोई गुजरात चला गया, तो फिर वहाँ उसको पेमेंट कौन देगा, छत्तीसगढ़ तो देगा नहीं। इसलिए जो है जहाँ के राज्य है यानी कि संबंधित राज्य के जो सिंचित निधि है वहीं से इन लोगों को पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है ना, व्यक्ति का मूल अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। तो कौन व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने 1919 के जो द्वैध शासन को धारण करने के लिए कहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा जेम्स फोर्ड ने इसके बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि जब सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में, उस समय गरम दल और नरम दल 2 हिस्से में बढ़ गया था कांग्रेस, है ना। तो उसमें से गरम दल का जो नेतृत्व करते कौन हुए, उसके पिता कौन हुए, इसका आंसर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम गुरु हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। तो अंग्रेजों के साथ ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था भारत में जो कि उसके प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, इसका आंसर आ जाएगा बक्सर का युद्ध। देखो सबसे पहले क्या है, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज विजय रहे। उसके बाद बक्सर के युद्ध लगभग 1764 में हुआ था, ठीक है। तो इसको विजय प्राप्त करने के बाद जो है अंग्रेजों को टक्कर देने वाला यहाँ पर देश में और कोई नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने जो है स्वतंत्र राज किया, जितना धन लूटना था बहुत लूट लिया। उसके बाद जो 1857 के बाद हुआ क्या, इन्होंने राजनीतिक सत्ता पर अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश के लेखक है। तो हितोपदेश के लेखक कौन है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए चारों, तो इसमें आ जाएगा नारायण पंडित, नारायण पंडित जो कि हितोपदेश के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। जो मनोरथ शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आ जाएगा मनहधन रथ, यानी कि मनोरथ, मनहधन रथ मनोरथ आ जाएगा। पदों की प्रधानता के आधार पर मूलतः समास कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, समास जो है मूलतः समास की बात करें तो फिर 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है पदों की प्रधानता के आधार पर, है ना। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और जो है पब्रीहि समास, ये 4 प्रकार के होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। इसके अतिरिक्त 2 और होते हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं हैं, तो कौन नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, है ना, पति सही द्वंद्व। ये पति सही द्वंद्व जो है द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। बाकी इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व जो है तीनों द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। प्रश्न आता भी है कि द्वंद्व समास के कितने भेद है, तो 3 भेद हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देवी शक्ति का उपासक हो उसे कहते हैं। तो जो देवी को मानने वाले लोग हैं उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि कोई विष्णु को मानता है उन लोगों को वैष्णव कहा जाता है, जो शिव को मानते हैं शैव धर्म से संबंधित है, जो देवी भक्त होते हैं यानी कि जो देवी शक्ति के उपासक होते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? शाक्त कहा जाता है। आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रमदा, खंजर, तीव्र, कलधौत। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रमदा। प्रमदा ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची है तलवार का, बाकी जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौखट पर माथा रगड़ना का अर्थ है। तो चौखट पर माथा रगड़ना मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बहुत अनुनय विनय करना, यानी कि बहुत खुशामद करना है चौखट पर माथा रगड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका प्रश्न क्या है कि अधिक समय तक जीवित रहने वाली इच्छा कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अधिक समय तक जिंदा रहता हूँ या जिंदा रहूंगी, है ना, तो उसके लिए क्या शब्द आना चाहिए? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिगीसा, सेकंड क्या है? जिजीविसा, थर्ड क्या है? जिजीविशु, फोर्थ क्या है? जिजीसु। तो इस चारों में से आपको बताना है कि अधिक समय तक जीवित रहने वाली इच्छा कहलाती है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसको हमें बताना है आपको कमेंट करके। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद जो है कंटिन्यू यानी कि कुछ दिन के बाद जो है सहायक शिक्षक भर्ती है, संभवतः आर्ट बैकग्राउंड और जो साइंस बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए खुलेगा, तो उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।